थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। सो हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने आपसे पूछना था, हमने 7 ईयर का केस किया फ्रेश क्लेम में, ठीक तो है। उसका कितना टाइम लगता है? हमें मोर देन 5 मंथ्स हो गए हैं वेट करते हुए डिसीजन का। ओके वो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? और ये हमने सही किया है 7 ईयर का फ्रेश क्लेम में, क्योंकि हम असाइलम सीकर हैं ओके। कि और वो तो नहीं फीस माफी वाला, क्योंकि कई हमारे जानने वालों ने उसमें किया है, तो वो ज्यादा बेहतर था कि ये। ओके, और मुझे और बता दें मुझे फोन एप्लीकेंट्स पे कितने हैं? प्लीज बता दीजिए, फोन पे ही बता दीजिएगा। ओके, एप्लीकेंट्स कितने हैं? 5 बच्चे हैं, 3। ओके, और थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, मैं ख़ुद इसके हक़ में हूँ कि जो फेल्ड असाइलम सीकर हैं और अगर उन्होंने अपना 7 ईयर के ऊपर केस डालना है तो फ्रेश क्लेम के थ्रू डालें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप फ़ी वेवर करके भी डालते हैं तो 7-8 मंथ्स एवरेज टाइम लग जाता है, और फ्रेश क्लेम पे भी 7-8 मंथ्स एवरेज टाइम लग जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कि अलबत्ता दो बातें मैं ज़रूर आपसे बोलूँगा। तो पहली बात है कि आपने बिल्कुल ठीक किया। सेकंड बात यह कि अनलाइक FLRFP एप्लीकेशन, फ्रेश क्लेम का ये फ़ायदा है कि उनका एक अलग ईमेल है जिस पे आप चेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, अनलाइक FLRFP एप्लीकेशन। तो आप बिल्कुल वो ईमेल अपने, अगर आपने किसी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एप्लीकेशन डाली है तो उनके पास वो ईमेल होगा, वरना मुझे बाद में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वो ईमेल दे दूंगा। आप उस ईमेल के थ्रू फ्रेश क्लेम डिपार्टमेंट को चेस कर सकते हैं एंड दे डू रिस्पॉन्ड टू दैट ईमेल। कभी कभी स्टैंडर्ड जो आप दे देते हैं, हाँ जी आपकी एप्लीकेशन अंडर कंसिड्रेशन है, लेकिन थोड़ा सा धक्का ज़रूर लग जाता है आपकी एप्लीकेशन को। वरना आप अपने MP के पास भी जा सकते हैं और अपने MP से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन को चेसअप कर दें। लेकिन मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा सब्र भी किया करें। देखें, होम ऑफिस वही होम ऑफिस है जिसने आपको बिल्कुल चेस नहीं किया इस मुल्क से निकालने के लिए, तभी तो माशाल्लाह आपको 7 साल इस मुल्क में मिल गए रहने के लिए। अब ये वही होम ऑफिस है, जस्ट बिकॉज आपके 7 साल बच्चे के पूरे हो गए और आप एक इमिग्रेशन कानून के अंदर आ गए, एकदम वो एफिशिएंट नहीं बनेंगे। सो टाइम लगता है, सब्र के साथ करें। और मैं क्यों पूछा कितने एप्लीकेंट्स हैं, कि देखें सर आपकी फ़ीस भी तो ऑलमोस्ट 10-12-13 हज़ार बच गई है इस दफ़ा, जो कि अगली दफ़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो अनलेस आप फ़ी वेवर मांगें वो एक अलग बात है, बट यू मे बी इंक्लाइन टू पे देम 12-13,000, जो 5 लोगों की तकरीबन फ़ीस बन जाती है। सो प्लीज़ बी पेशेंट और इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन फॉर यू। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, लास्ट वीक भी मैंने सवाल किए थे 2, और थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल महाम रह गया था, तो मैंने कहा दोबारा आपसे कंफर्म कर लूँ थोड़ा सा। एक तो मैंने स्टेप लेटर के बारे में पूछा था आपसे कि उसका कंसर्न लेटर, असल में वो टर्की में रहायशी हैं
उनका अपना वालदा का मकान है, उनका रेजिडेंस कार्ड्स हैं उनके पास परमानेंट, तो वो टर्की में रहते हैं, तो उसके बाद कंसर्न लेटर तो है टर्की के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान में उसके वालिद से राब्ता उनका नहीं है। मेरा ख्याल है कि बच्ची की पैदाइश के साल 1.5 साल बाद ही वो सेपरेट हो गए थे, तो 6-7 साल हो गए उनको, कुछ मालूमात नहीं है उसके फादर की। तो उसके लिए जो है, अब आपने कहा था कि सोलो जो है वो चाहिए होगा कोर्ट से ना, गार्डनरशिप। तो अगर वो ना मिल सके तो उसका क्या है? आप बच्ची को हम अकेली को ना तो वहाँ छोड़ सकते हैं, ना उसको पाकिस्तान भेज सकते हैं, तो उसके लिए अब कोई दूसरा कोई रास्ता जो कि आसान हो, बच्ची का फ्यूचर का मसला है, तो वो हमारी डिपेंडेंट है, अब सब कुछ वालदा के साथ ही है उसका उठना जीना बनना, तो इसलिए पाकिस्तान तो वो अब जा नहीं सकते कि दोबारा कोर्ट में केस करें और वो फिर उसको दोबारा वो नया से उससे लें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है उसमें आपने बताया था कि अगर डिसेबिलिटी अलाउंस लेते हो तो वो एडिक्वेट मेंटेनेंस को वो मीट करना पड़ता है, तो वो सिर्फ स्पाउस वीजे के लिए होता है या उसमें मेरी स्टेप डॉटर भी कवर हो जाएगी अगर मैं वो डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा हूँ तो? ओके। बस ये 2 सवाल थे, अगर आप कोई पूछना चाहें तो मुझसे नहीं, मुझे आप पूछ कोई सकते ज़रूरत हैं। नहीं पूछने की, बस मेरा जवाब गौर से सुन लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ ताकि इजी रहेगा आपके लिए। देखें, जहाँ तक बात बनती है एडिक्वेट मेंटेनेंस की, जब आप अपेंडिक्स एफएम के थ्रू एप्लीकेशन डालते हैं अपने स्पाउस के लिए, तो जितने भी साथ डिपेंडेंट आ रहे हैं, जो बच्चे होते हैं, चाहे आपके स्टेप चिल्ड्रन हैं या आपके चिल्ड्रन हैं, वो सारे उसी फ्रेम के अंदर आते हैं। यानी कि जब एक एप्लीकेशन डलेगी अपेंडिक्स एफएम के अंदर, तो मेन एप्लीकेंट आपकी वाइफ होंगी और उसके नीचे डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1 है, और चाहे उसमें स्टेप डॉटर भी है, बट दैट्स अ डिपेंडेंट चाइल्ड। तो जो एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला है वो सारों पे अप्लाई होगा, तो सिर्फ वाइफ पे अप्लाई नहीं होता। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। मैंने बड़ा क्लियरली बोला था लास्ट वीक, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, जब आप लीगल रिप्रेजेंटेशन के मशवरे की बात नहीं करते, मैं इंफॉर्मेशन ही कोर्ट यहाँ देता हूँ, तो कुछ लोगों का तजर्बा होता है, तो वो अपने तजर्बे से आपको बताते हैं कि क्या चीज़ बेहतर है आपके लिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं जी ये चीज़ हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, हम उसको नहीं कर सकते, तो फिर जो चीज़ कर सकते हैं उसी पे जाएं। सिर्फ ये होता है कि आपके रास्ते और मुश्किल हो जाएंगे। अब मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जहाँ तक बात है कि क्या बच्चे के पास राइट है इस मुल्क में आने का, तो पेरेंट ने, यानी कि जो बायोलॉजिकल फादर हैं बच्चे के, उसने सिर्फ राइट दिया है टर्की तक रहने का। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो ये बोले कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के पास है बच्चे की। तो अक्सर ये होता है कि लापता हो जाते हैं फादर, या कभी कभी मदर लापता हो जाती है, लेकिन कोर्ट उस वजह से रुकता नहीं है। आप अगर टर्की में बैठे हैं, पाकिस्तान में, फिर भी एक लॉयर को पावर ऑफ अटर्नी दे के एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट के अंदर डाल सकते हैं कि जी मुझे सोल कस्टडी दी जाए बच्चे की। जारी बात है, जो पाकिस्तान में कोर्ट होता है वो बोलता है कि जी सर्विस का डॉक्यूमेंट क्या है या एड्रेस क्या है जो बायोलॉजिकल फादर है, ताकि हम उसको सर्विस कर सकें। अगर आपको एड्रेस नहीं आता तो आप लास्ट नोन एड्रेस जमा करते हैं, फिर वो कोर्ट ही उनको भेजता है, और एंड में अगर वो कोर्ट को जवाब नहीं देते तो कोर्ट फिर आपके हक में, ऑफ कोर्स आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन होती है, आप क्या दलाइल पेश करते हैं कोर्ट में, क्योंकि यहाँ भी वही लॉ है यूके के अंदर भी, और एंड में आपके मोस्ट लाइकली हक में फ़ैसला आ जाता है कि दूसरी पार्टी कोर्ट को अटेंड ही ना करे। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी हमें पता नहीं कि वो बायोलॉजिकल फादर किधर है। बॉटम लाइन है, पता तो बंदा करा लेता है। इतना भी पाकिस्तान में इतनी जान पहचान होती है, सोशल मीडिया है, रिश्तेदारी है, लोग पता तो करा लेते हैं। लेकिन अगर आप उस तरफ नहीं भी जाना चाहते तो फिर आप कोर्ट में जाके अप्लाई करें, और किसी को पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टर्की में बैठे बैठे पावर ऑफ अटर्नी दे के एक लॉयर से ये सारा काम करवा सकते हैं। तो क्यों आपको बोला गया था कि सोल कस्टडी ले लें ताकि काम आसान हो जाए? अब इसी काम के अंदर एक और भी शिक बनती है कि इफ़ दे आर अ कंपेलिंग फैमिली सर्कमस्टांसेस जिसकी बेस पे बच्चे को यहाँ आने दिया जाए, तो जारी बात है आप ये केस पेश करेंगे कि जी बच्ची ऑलरेडी माँ के साथ रह रही है, फादर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है बच्ची का। इफ़ दैट इज़ द केस, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, तो जी दीज आर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। तो मैं वही बात एंड में कहता हूँ ना कि हमेशा कोशिश किया करें कि काम सीधा आराम से हो जाए। कि अगर एक डॉक्यूमेंट होम ऑफिस ने मांगा है और वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मुझे पता है कर सकते हैं, बिकॉज कोर्ट आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में, और आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इंस्ट्रक्ट करके कर सकते हैं इन योर एब्सेंस।
तो वो ले लें तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने वो डॉक्यूमेंट नहीं लेना, हमने कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई करना है, तो फिर जो आप रिस्क ले रहे हैं इस काम में, वो ये ले, रिस्क तो वैसे भी है, वो डॉक्यूमेंट के साथ भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट में जाके आप इशू करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेलिंग पे जाते हैं और होम ऑफिस इस सिचुएशन को कंपेलिंग कंसिडर नहीं करता, तो फिर आप जज के आगे जाएंगे। फिर वो जज की मर्ज़ी है कि आपकी बात सुन के उसको कंपेलिंग कंसिडर करे या ना करे। तो मुझे और फैक्ट्स तो आपके केस के बारे में नहीं पता, तो मैं ये तो नहीं बता सकता आपसे दो जुमले सुन के कि आया जो आप बोल रहे हैं वो कंपेलिंग है या नहीं है। लेकिन जब आप जाते हैं ना किसी से कोई बात पूछने के लिए, तो आप उनके तजर्बे की बेसिस पे पूछते हैं कि भाई आपका तजर्बा क्या कहता है कि बेहतर क्या चीज़ है हमारे लिए। तो वो शख्स आगे से आपको बताता है कि जी ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। फिर आपकी मर्ज़ी है कि उस बेहतर वाले रास्ते पे आपने ट्राई करनी है या नहीं करनी है, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो उसमें कोई वो नहीं है कि मैंडेटरी है ये डॉक्यूमेंट पेश करें, लेकिन मकसद है वीज़ा हासिल करना। तो मैं इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा था कि जी प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब किसी वजह से अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, देन यू हैव टू रिलाई ऑन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। अब वो कंपेलिंग आपकी नज़र में, अगर जज उसको कंपेलिंग समझता है, तो फिर आई कैन नॉट से वो फिर जज के ऊपर है द डे ऑफ द हियरिंग अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है। अगर आप सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान में पता नहीं फादर किधर है, तो मैंने उसका जवाब आपको ऑलरेडी दे दिया, उसको पता होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी कोर्ट में जाके फुल कस्टडी की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान नहीं जा सकती, टर्की बैठी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की। आप पाकिस्तान में वकील को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टर्की में बैठे हुए, और कह सकते हैं जी मेरे बिहाफ आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं यही बोलूँगा कि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो फिर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इन पर्सन मुलाकात करके पूछ लें, प्रॉपर एडवाइस ले लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, एंड ऑफ कोर्स इट मैटर्स कि बच्ची इधर आ जाएगी, फ्यूचर बन जाएगा। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रॉपर मेथड के थ्रू फॉलो करें। थैंक यू सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello, hi sir. हाय। I made an application to extend my limited leave to remain earlier this year, and because of COVID, the same-day service was not available back then. Is it possible to pick the same-day service now after you've sent your application? All right. Is there any other question you have, ma'am, or this is the only question? No, this is it. All right, okay. In theory, yes. When you go back on the application, you have to fill a new application form. When you go to the second part of the new application form, they ask you, do you have a pending application outstanding with the Home Office? You say yes. It will ask you for the UAN number. You put the UAN number and you carry on submitting the application. When you come to the stage where you pay for the application, obviously you pay for the super priority service, and in the additional page of the application, because when you fill the application up, you come to the stage where they ask you, do you have any other reasons of staying in the United Kingdom, because that's the only portion where you could put additional information on the application. You should say yes, and then put a small paragraph there that, dear sir or dear madam, I had made an application earlier, give the details. However, the application is still outstanding, and at the time, because of COVID, we did not have super priority service. I now find that I require urgent visa, and now I would request that I vary that application, and would you please consider my current application? And then they will consider your current application. You will end up paying the whole fee, so the IHS will be paid again, and the fee, which is almost near to 33, whatever the figure. I think it's IHS fee plus 1,800 and something, £52 or £56 you pay again for the new application. And depending on at what stage was your previous application, they refund the money to you. Because if you haven't done the fingerprints, I think they refund a certain amount. If you've done the fingerprints, they refund a different amount. As far as the IHS is concerned, that should come back to you, the first IHS you paid, because you never went through with that application. So yes, in short, you can make the new application, but you will have to pay the whole amount again, and forget about the time you paid the first time, and then ask for refund for that amount later. So yes, in short, you can make a varied application, and you can go ahead and you follow the same method or steps you followed the first time.
So I wish you all the best with that. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जी, अपना सवाल पूछें. हाँ, मेरा एक सवाल है कि अगर वर्क परमिट मिले 2 साल की या 5 साल की जो स्किल वर्कर की, तो 5 साल की वर्क परमिट ले सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू आपके सवाल का. मुझे अगर दूसरा सवाल ये कि अगर 5 साल की ना मिले और 3 साल की मिले तो बाकी के जो पिछले 2 साल है उसकी क्या रिप्लेसमेंट होती है दूसरे 2 साल की. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर कॉल मैम. मुझे बताया जाता है कि अभी तारिक भाई ब्रेक का टाइम है, तो प्लीज़ जवाब ना दीजिएगा, बिकॉज मैं नहीं कि सवाल तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन मेरी आदत है आराम से जवाब देता हूँ, तो वो फिर ब्रेक के टाइम के अंदर चला जाता है. तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. इंशाल्लाह ताला ब्रेक से वापस आके मैं कॉल्स का सिलसिला रखूँगा, एंड ऑफ कोर्स आई विल आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स. सो सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, asylum एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है, और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. ब्रेक पे जाने से पहले किसी की कॉल आई, उन्होंने कहा जो वर्क परमिट है, आई नो आप लोग अभी भी इसको वर्क परमिट बोलते हैं, बट नॉर्मली अब इसका नाम है स्किल्ड वीज़ा. तो जिन लोगों को स्किल्ड वीज़ा मिलता है, अब ऑफ कोर्स बड़ी आसान चीज़ होगी कि अगर आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें तो वो एक ही दफ़ा आपको 5 साल का स्पॉन्सर सर्टिफिकेट इशू करके दे सकते हैं, जिसकी एम्प्लॉयमेंट एक तरह से सर्टिफिकेट जिसकी बेसिस पे आपको एक ही बारी में 5 साल का वीज़ा मिल जाएगा. एंड इट इज़ वेरी, आप समझ लें, इकनॉमिकल और रीजनेबल भी है, क्योंकि फिर एक ही दफ़ा 5 साल बाद आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स कुछ स्पॉन्सर फॉर वेरियस रीजंस, एम्प्लॉयर आप क्योंकि हम उनको स्पॉन्सर बोल रहे हैं, वो 3+2 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि आज बहुत कम आजकल लोग करते हैं. बट अगर कर भी दिया है तो एक्सटेंशन के वक्त जो भी उस वक्त रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन रूल की, जिसमें कि आपकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए इतने घंटों के ऊपर, क्योंकि वो टेबल बना होता है, उसके ऊपर आपकी सैलरी स्केल बना होता है, उसकी बेसिस पे आपको क्वालिफाई करना होता है. तो एज़ लॉन्ग एज़ आप आपकी तनख्वाह वो है जो स्केल के ऊपर आती है, आपको एक्सटेंशन बड़े आराम से मिल जाएगी. और आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो वही हैं जो शुरू में डिस्क्राइब की गई थी. थोड़ा ड्यूटीज़ इंप्रूव भी हो जाएं, या आपने अपनी समझ लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो वो आपको अपडेट करके होम ऑफिस को बतानी होती हैं. तो एक्सटेंशन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. हाँ, अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को चेंज करके किसी और एम्प्लॉयर के पास जाना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स आपकी एप्लीकेशन नए तरीके से असेस होती है. अगर आप उसी एम्प्लॉयर के साथ रह रहे हैं तो एक्सटेंशन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वही सिस्टम फॉलो हो रहा होता है. बस आपको सिर्फ अपनी सैलरी का ख्याल रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कोड, क्योंकि सेटलमेंट में भी सैलरी मैटर करती है. लेकिन 95% केसेस जो मैं अब देखता हूँ उसमें लोगों को स्किल्ड वीज़े पे जो स्पॉन्सरशिप मिल रही है एम्प्लॉयर से, वो पूरे 5 साल की मिल रही है. बिकॉज एम्प्लॉयर भी क्यों चाहे कि आपको भी एक एडिशनल कॉस्ट पड़े 3 साल बाद कि आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, और आप नॉट एडिशनल कॉस्ट, एक उसको भी एक हैसल है, लीगल कॉस्ट की भी हैसल है, जबकि वही सारी कॉस्ट है कि ऑफकोर्स IHS थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज आप 5 साल का वीज़ा इकट्ठा ले रहे हैं, लेकिन लीगल कॉस्ट आपकी बच जाती है बिकॉज आप एटलीस्ट एक ही दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं. तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ आजकल 5 ईयर का डायरेक्ट लाइसेंस आपको स्पॉन्सरशिप इशू करके दे देते हैं. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल की. लेकिन एक्सटेंशन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपको 3 साल का भी इशू करके दिया गया, इफ़ यू वर्किंग विद द सेम एम्प्लॉयर. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ. अपना सवाल पूछ लें. सर मेरा ये सवाल था कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 की बेस पर आपको जो वीज़ा मिलता है, तो इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो कितना होता है, 5 साल का या 2.5 साल का? और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं देखे इनको 5 साल का मिला है और एक मिल गया, जानने वाले को उसको 2.5 साल का मिला है. ये कंफ्यूजिंग
और दूसरा नंबर जो है ना वो ये है कि पब्लिक फंड होते हैं या वो ह्यूमन राइट्स की जो वीज़ा होता है उस पे अलो होते हैं या नहीं होते? ओके पब्लिक फंड्स होते हैं ओके, बेनिफिट्स वगैरह। नो प्रॉब्लम, थैंक। और मेरा जी जी अच्छा, और मेरा ये भी था कि मेरा जो केस था ना वो मेरा असाइलम किया हुआ था, तो मेरा जो सोलिसिटर है उसने विड्रॉ कर दिया ना असाइलम का केस। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि आपका सारा केस जो बेस करता है वो आपकी हेल्थ पे करता है और फैमिली लाइफ पे, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो मेरा जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल ने मेरा केस रेफ्यूज कर दिया था। और जब हमने एरर ऑफ लॉ के लिए अप्लाई किया कि उस जज ने गलती की है, तो जो हेयरिंग हुई है अपर ट्राइब्यूनल में उसमें जो जज थी उसने ये एक्सेप्ट किया कि वाकई आर्टिकल 8 और आर्टिकल 3 की जो बेस थी, जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल का जज है उसने वाकई मिस्टेक की है। तो वो उसने सारी जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 3 की जो मिस्टेक थी वो सारी खत्म कर दी। तो अभी एक और हेयरिंग होगी अपर ट्राइब्यूनल में, फुल हेयरिंग, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि मेरे केस का क्या फैसला है। ये मेरा सवाल था। ओके देखें, जहाँ तक बात आती है ना कि फ़ैसला क्या होगा, तो आपको ख़ुद समझ आ गई कि फर्स्ट स्टे ट्राइब्यूनल ने जज ने फ़ैसला लिया, उसमें कोई एरर ऑफ लॉ था और उसके बाद अपर ट्राइब्यूनल ने उस एरर ऑफ लॉ को जस्टिफाई करके आपको नई हेयरिंग दे दी है सब्सटेंसिव, जिसमें अपर ट्राइब्यूनल खुद डिसीजन ले लेगा आपके केस की। तो आपके केस में मेरिट क्या है मैं उसमें तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो आर्टिकल 8 के केसेस होते हैं, ह्यूमन राइट के केसेस होते हैं, उनमें आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है और आपने अपना टाइम 2.5 करके 4 एक्सटेंशंस लेके आपने पूरे अपने 10 साल करने होते हैं और फिर आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है। ज़्यादातर जो 5 ईयर के वीज़े मिलते हैं वो आपको मिलते हैं EU के ऊपर, यानी कि वो भी पुराने सिस्टम में, क्योंकि अब EU लॉ सारा ख़त्म हो गया है। आपने पता है प्रिटी मच जो लास्ट भी अपेंडिक्स EU की एप्लीकेशंस थी वो जा चुकी हैं, ज़्यादातर अब कोर्ट में ही पेंडिंग है। तो वो जब आप अपेंडिक्स EU के ऊपर वीज़े लेते थे तो वो आपको 5 ईयर के वीज़े मिलते थे और 5 साल बाद आप सेटलमेंट अप्लाई करते थे। 2012 से पहले एक डिस्क्रिशनरी लीव वाला वीज़ा भी होता था जो 3+3 6 साल का होता था, पहले 3 साल फिर 3 साल, लेकिन 12 के बाद स्पेशली 14 के बाद तकरीबन सारे वीज़े अब 2.5 साल वाले मिलते हैं, जिस पे लोगों को, ह्यूमन राइट की बात कर रहा हूँ, जिस पे लोग फिर 2.5 साल के बाद अपनी एक्सटेंशंस लेते रहते हैं। जहाँ तक आर्टिकल 3 का वीज़े की बात है, अगर आपको सोली आर्टिकल 3 पे मिला है तो वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसिस पे, और मैं इन द पास शो में बात भी कर चुका हूँ कि वो कभी कभी वेरी करता है कि हर साल आपको आर्टिकल 3 का भी देते हैं वीज़ा डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन, लेकिन अगर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 को मिला के दें तो फिर वो 2.5 साल का ही वीज़ा मिलता है। जहाँ तक बात आ जाती है पब्लिक फ़ंड्स की, वो जब आपको कार्ड इशू होता है उसके पीछे देख लें नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड लिखा हुआ है दैट मीन्स आप पब्लिक फ़ंड नहीं ले सकते। उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आप होम ऑफिस को चेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस की वापस एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और अगर वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें तो आपका रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड खुल सकता है और आप पब्लिक फ़ंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड का मतलब है कि आप नहीं ले सकते। कुछ लोग मुझे कार्ड दिखाते हैं पीछे नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड नहीं लिखा होता, तो वो बिल्कुल पब्लिक फ़ंड ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hi, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I'd like to find out a bit more about adult dependent relative visa, please. For the time being, all I know about the adult dependent relative is by reading through the internet and going through various articles that are written, and it's kind of disheartening at the moment. All it says is that the rejection rate is quite high. My personal circumstances are such that I am here in the UK since 2008. I've got indefinite leave to remain. I'm the only child. My mom is all by herself back home. We don't have any close relatives. She's close to 65. I have a little family here. I just don't want to risk the visa after reading all of these things. So I just wanted to find out from yourself is whether these things are actually right, whatever I'm reading online, or is there a scope? All right, thank you so much for your call. One thing I agree with you, and if you've met me in person or if you've seen me talk about this visa, I do say the rejection rate is really, really high. There are various reasons for why the rejection rate is high. I don't want to go into details, but obviously what I will say to anyone is that if the application is rejected
and you find that the paperwork you had provided was adequate, it met the immigration rule requirement, then you challenge it in court. So that is my understanding, and this is what I say to everyone. But this is correct. The rejection rate is really high. Now, let's go into the application itself. Now, I meet people, and they start off by telling me, in fact, I met someone today, and they started off by telling me, oh, my mother is over 65, and they're financially, and I stopped them there initially, and I say, these are all old thinking, because prior to July 2012, you had to see your parents or any one of the parents was above 65, you were sending them money, and even if they were here on a visit visa, you could have made the application to switch them to this visa. But after July 2012, they changed the visa. And I've done a long time ago, I did a video, I think back in 2012 when this adult dependent visa came out, I did a video and I said to people that I think the Home Office has been very harsh on people living here if they want to call their parents. Because if you read the immigration rule requirement, it suggests that the only time you can bring your parents is when they're totally at the end of their life, or they are so, you could say, they're so weak in their life that they cannot enjoy the family life with you. Because, you know, the whole thing you want to do is you want to call your parents here and for them to enjoy your children, meaning their grandchildren. You want to give them the comfort of the family. You want to give them good living because they looked after you when you were younger. But the way the immigration rule has been drafted, and when you read through the immigration rule, I agree with you 100%, it seems as if they're saying the only time your parent can come here when they have no clue where they are, which is really sad. So let me give you a little bit of the background how I see this rule, so maybe it helps you. So mainly there are 4 key requirements you're looking into this when you make this application. The first key requirement is that you have to prove that in this case your adult dependent, whoever, in this case we talk about parents, age doesn't matter. What matters is that due to ill health, disability, some sort of mental or physical illness, they are unable to perform their day-to-day task. Now, one question I get asked very commonly from a lot of people is, Tariq bhai, what do you mean by day-to-day task? And I say to them, let's define that in a way, your personal hygiene, medication, and food. Because I think that is the most daily task a person can do. Personal hygiene, medication, and your food. So if they're unable to perform these tasks, then yes, you can say that they qualify under the criteria to begin with. Now, in terms of evidence, and this is where I think the law is, I wouldn't say badly written, but it's very vague, because when you look at the evidence and you say, okay, what kind of evidence do they require? The Home Office only says, give us a letter from your doctor. It doesn't say in detail what the letter should state. All it says is a letter from the doctor explaining that why they cannot perform their day-to-day task. So if there is a reason behind them not being able to perform their day-to-day task, you provide that letter from the doctor. Before moving to the other 3 requirements, let me give you some scenario, the last few cases I've seen personally. One case where there was a lady, she was old, but she was at that stage of her life where she had dementia, and then while talking to you, she forgot how to close her mouth. So while you're feeding her or she's eating, all of a sudden she forgot how to close her mouth and the food used to drop down. It was very compelling and I was very sad, I remember, but that was one of the case. Another one, again very sad, somebody I knew very, very closely, they had a brain tumor removed and they had a problem from one side of I think they had problem on movability on one side of the body. So they were part of this application. That's why they said they couldn't perform the day-to-day task. Another case where the person had fallen and they were wheelchair bound. And of course, when they were wheelchair bound, we had evidence to say that they cannot perform. So this is the level of intensity. This is that level that you require them not being able to perform their day-to-day task. Because touch wood, like I laugh at my father, I think he can still outwalk me. But what I'm trying to say is that there are people, mashallah, our parents who are in their 70s, and I bet if you and I walk with them, they'll outwalk us because mashallah, they're so healthy. And it's very unfortunate that those kind of parents cannot come here on this visa because
it's very difficult to prove they can't perform their day-to-day tasks, because obviously they can. And a short answer is, if they can perform their day-to-day tasks, then sorry, you cannot apply on this visa. And one of the reasons this visa gets rejected quite a lot is that people don't understand what the requirement of the visa is. That if they're able to perform their day-to-day tasks, then they can't simply come on this visa, because people still have that old thinking, before 2012, that all we had to show was above 65, or they're old, they can't live on their own. But they cannot live on their own is not the criteria. They're unable to perform their day-to-day task as the criteria. So anyway, that's the first condition, and people always get that wrong. Because I asked them, I said, what are your parents doing now? What do you do in the evening? Oh, they go and they walk in the evening, they play bridge, or they do this. I said, there you go. They can't qualify for this visa, but they're 81. I said, it doesn't matter, because they don't qualify for this visa. So that's one of the reasons the visa gets refused quite often. Second requirement is you have to prove that the other family members are unable to help them, which is not that difficult to prove, because if you have brothers or even sisters and they have their own family, then they have their own commitments, depending on what kind of life they have or busy schedule they have. 3 is that there's no other arrangements you can make in that home country. And then 4, I said 4, but it's 4 and 5. 4 is that you have adequate maintenance here to maintain them, and you have adequate accommodation. So quite honestly, the other part of the requirements, the limbs, are not that difficult, unless, God forbid, you're taking benefit, then there's a problem. It's the first limb that is very difficult to pass. That do you fit into that square box, which is unable to perform their day-to-day tasks because of ill health, age, or some sort of disability. And that is where people fail, and they don't understand that, because they make the application and nobody's explained to them the law. And I think that where there's a lot of immigration cases I've noticed fall apart, because you have not understood the law. When you've gone to somebody in their office, they've not sat you down and explained the law to you, so you understand what is the requirement, what is the standard you have to meet. But there you are. I wish you all the best, because it's definitely a good deed and a good intention you have to call your parent here, but they have to fit the square box. मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है. Let's go on a break. ब्रेक से वापस आके, of course I'll take some more calls, और इंशाल्लाह ताला हमारा गुफ्तगू चलती रहेगी. So इंशाल्लाह ताला, see you after the break. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है, और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है, तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. Assalamu alaikum. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. तारिक भाई, माली बात कर रहा हूँ. जी अली भाई बोलें. जी सर, मैंने अपनी वाइफ का FLRFP अप्लाई किया हुआ है. जी. तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे थे, उसके बारे में आपसे पूछना था मैंने. जी जी पूछें. अच्छा, वो उन्होंने ये पूछा कि एक्सेप्शनल सिचुएशन सच एज डॉक्टर नोट या डेथ नोटिस फ्रॉम ए क्लोज फैमिली मेंबर. और दूसरा है एविडेंस टू सपोर्ट माय क्लेम इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एस्टैब्लिश ए प्राइवेट लाइफ आउटसाइड द यूके. और ये इनकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन थी या फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं? एक्सटेंशन एप्लीकेशन है, 10 ईयर रूट पे डाली है ये एप्लीकेशन. ओके. और बच्चे आपके ब्रिटिश हैं? जी, बच्चे ब्रिटिश हैं. थैंक यू सो मच. एनीथिंग एल्स सर? हाँ जी सर, उसके अलावा ये उन्होंने पूछा कि ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना, ये या तो स्टेशनरी पे हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट्स, क्योंकि मैं तो जो है ना पेपर फ्री बैंकिंग है, तो वो सेम ही होती है जो ऑनलाइन स्टेटमेंट है, और दूसरी जो होती है पेपर स्टेटमेंट, वो सेम ही होती है. तो इसमें हम वो लगा सकते हैं, वो ऑनलाइन स्टेटमेंट जो इशू करते हैं हर मंथ वो. ठीक है. अली भाई, थोड़ा मजाक कर लूँ आपसे? जी जी. मैं थोड़ा मजाक कर लूँ अली भाई आपसे? जी जी सर, करे. नीयत तो साफ है ना अली भाई? जी जी साफ है. फिर ठीक है, मैं बता देता हूँ.
रखें अली भाई, मैं फिर बताता हूँ आपको। चलें ठीक है, थैंक यू यार अली। मैं क्या थोड़ा अली भाई को छेड़ते हैं, अंदर से ट्राई कर रहे हो कि कोई वीज़ा कैंसिल हो। अली भाई देखें, होता ये है कि जब आप एक्सटेंशन एप्लीकेशन डालते हैं, पहले ज़माने में पेपर होता था तो जो मर्ज़ी डॉक्यूमेंट दे दें, अब वो चेकलिस्ट देते हैं। अगर सारे पेपर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ तक बात आती है कि जी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बताएं, वो आप पहली बारी में बता चुके थे उनको, तभी तो उन्होंने आपको वीज़ा दिया है, और अब आप सिर्फ एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो वो फिर आप उनको बोल सकते हैं कि जी वेल स्टैब्लिश प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, और ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं इस केस में, एंड ये लीव टू रिमेन एप्लीकेशन है, बिकॉज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इस्टेब्लिश हो चुके थे पहली बारी में, तभी उनको 10 ईयर रूट में डाला है। तो हर दफ़ा आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दोबारा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ सर्टन केसेस में इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है जहाँ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसेस वही सारे हैं जो शुरू में थे, कि बच्चे अभी भी अंडर 18 हैं, साथ रहते हैं, डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स के, तो वही सिलसिला चलता जाता है। वो अलग बात है कि अगर बच्चे ओवर 18 हो जाएँ, फिर थोड़ा हेडेक होती है कि आपने मेक श्योर करना होता है एज अ पेरेंट कि जब आप अप्लाई करें यू कैन प्रूव कि बच्चे अभी भी आप पे डिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार रहे। तो ये उसका जवाब आ जाता है। और जहाँ तक आप बात करें कि उन्होंने कोई और डॉक्यूमेंट मांगा है, बैंक की स्टेटमेंट आजकल बड़ी कॉमन चीज़ है कि हर कोई बैंक की स्टेटमेंट ऑनलाइन प्रिंट करता है, एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नाम और एड्रेस उसके ऊपर आ जाता है। अगर आप कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करें जो कि मैंने सुना नहीं किसी भी बैंक की, जिसमें आपका नाम और एड्रेस ना आए, फिर एक इशू होता है। लेकिन कोविड की वजह से होम ऑफिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल विद दीज एप्लीकेशंस। सो बिल्कुल आराम से सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएं, कोई भी इशू हुआ तो केस वर्कर आपसे रब्ता करके फर्दर क्लैरिफिकेशन मांग लेगा। जो मेक श्योर आपने करना है कि अपने पासपोर्ट, BRPs और जो कंसेंट फॉर्म्स हैं वो लाजमी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जमा कराने हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट अली आपकी एप्लीकेशन में, आपकी वाइफ की एप्लीकेशन में। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, आपसे पूछना था, जो ग्रेजुएशन करने यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट विद सैंडविच ईयर, तो उनको अगर इस प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो वो 1 साल का वीजे का क्या वो लीगली किस तरह से कर सकते हैं? इसके बारे में आप प्लीज डिटेल। यार इसमें भाई माइंड ना करना, कोई इतनी डिटेल की बात तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली प्लेसमेंट का ये होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है 90% यूनिवर्सिटी रिप्लेसमेंट आपको करवा के देती है। दे ऑलरेडी अरेंज एज पार्ट ऑफ योर कोर्स कि जी ये रिप्लेसमेंट आपने इधर अपना एक्सपीरियंस हासिल करना है, दे अरेंज इट। मैं बड़ा सरप्राइज्ड होऊंगा कि अगर आपका कोर्स है रिप्लेसमेंट के अंदर और यूनिवर्सिटी ने आपको असिस्ट नहीं किया एंड हासिल करके नहीं दी वो रिप्लेसमेंट, बिकॉज नॉर्मली उनकी ऑलरेडी बात चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉयज़ से, और वो क्यू में लगे होते हैं और कहते हैं जी आप इधर चले जाएँ, आप इधर चले जाएँ। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर आपने, आई डोंट नो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने वो सेमिनार मिस कर दिया है और यूनिवर्सिटी असिस्ट नहीं कर ली, तो आपको HR डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं रिपीट करता हूँ कि आई हैव अनहर्ड ऑफ कि यूनिवर्सिटी असिस्ट नहीं करी और स्टूडेंट को ख़ुद अपने रिप्लेसमेंट को ढूंढना पड़ रहा है। जो कोर्स के रिप्लेसमेंट की बात करें, जो 1 साल का कोर्स के अंदर आपको जॉब करनी होती है, आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि आपकी यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि जी हम असिस्ट नहीं कर रहे, हमारे पास ये लिस्ट नहीं है एम्प्लॉयज़ की जो आपको लेने के लिए राज़ी हैं, आप ख़ुद जाके अपना वर्क ढूंढें। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड एट दैट। सो मैं उसके बारे में फिर पूछना चाहता हूँ कि यार ये कौन सी यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं जो असिस्ट नहीं कर रही है आपको इसके, बिकॉज मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, व्हेन आई से मोस्ट, प्रीटी मच एवरी यूनिवर्सिटी रिप्लेसमेंट के अंदर उन्होंने अपने जब बारी आ रही होती है उससे पहले आपको बता देते हैं जी आपने इधर जाना है, आपने इधर जाना है। जो आपकी फील्ड के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, वो आपको उनकी लिस्ट देते हैं और आप फिर कहते हैं कि आप इनको अपना CV भेजें ताकि आपकी रिप्लेसमेंट आपको मिल जाए इन अ टाइमली मैनर। और अगर किसी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर देते हैं जिनसे आप बात करते हैं, एंड दे असिस्ट यू इन फाइंडिंग अ सूटेबल एम्प्लॉयर जो फिर आपको रिप्लेसमेंट के अंदर रख ले। तो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद द यूनिवर्सिटी। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड अगेन कि आप बोल रहे हैं मुझे तारिक भाई मुझे रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। सो यू नीड टू स्पीक टू यूनिवर्सिटी। इसलिए मैं पूछ रहा था मे बी आप अगर किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात कर लें कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इस तरह नहीं कर रही। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि मेरे पास 2.5 साल की एक्सटेंशन वाला वीज़ा है, 10 साल के रूट पे हूँ मैं। मेरी पहली एक्सटेंशन हुई है अभी और मेरा 2023 में सेकंड एक्सटेंशन है। तो मैंने अपने बेटे का नाम चेंज किया है,
तो मैंने अपने नोट से नेम चेंज की डील बनवा ली है। तो सॉरी, नेम आप चेंज आप डील आप के आपकी ऊपर आवाज़ बीच में कट गई, दोबारा बोलें। अच्छा, मैंने अपने बेटे की नेम चेंज डील बनवाई है अपने लोकल लॉयल से जो मेरे घर के पास था। जी जी। तो उस नेम चेंज डील के ऊपर मैंने स्कूल में नाम चेंज करवा लिया, जीपी में चेंज करवा लिया, उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लिया, और जो होम ऑफिस का बीआरपी कार्ड है उस पर मैंने नहीं करवाया। मेरा प्लान था कि जब मेरी 2023 में एक्सटेंशन होगी तो मैं उसके ऊपर चेंज करूंगा। क्या ये मेरा ख्याल सही है या गलत है? मेरे आज ही दोस्त ने मुझे एक बताया है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर उस नेम चेंज डील के ऊपर हर जगह नाम चेंज करवाते हैं, अगर आप नहीं करवाते तो आपको फाइन हो सकता है। तो प्लीज मुझे डिटेल बताएंगे इसकी कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। मैंने जुलाई की 19 तारीख को नेम ऑफ चेंज की डील बनवाई थी। ओके। अब मुझे करना चाहिए या क्या करना चाहिए प्लीज बता दें मुझे, और कितने पैसे लगते हैं नेम चेंज करवाने के होम ऑफिस के बीआरपी कार्ड के ऊपर? थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। वो सिर्फ ये होता है कि अगर कोई चेंज आई है बीआरपी कार्ड पे, जिस तरह आपका इन दिस केस नाम चेंज की, तो आप उनसे रिप्लेसमेंट कार्ड की रिक्वेस्ट करते हैं। मुझे भी उसकी एग्जैक्ट फ़ी नहीं पता, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हज़ारों में नहीं है, इट्स कपल ऑफ 100 क्विड। तो वो 170 और समथिंग, लेकिन प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट बिकॉज मुझे उसकी अभी कॉस्ट याद नहीं है। तो वो आप एक नई एप्लीकेशन करते हैं, पोल डीड, नेम डीड, पासपोर्ट वगैरह सारा जमा कराते हैं, और वो फिर नया बीआरपी कार्ड इशू करके देते हैं। और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी मेजर चेंज बिकॉज आपने नाम चेंज किया है, तो प्लीज़ बीआरपी कार्ड को भी अपडेट करवा लें। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो कहते तो हैं कि हम फ़ाइन करेंगे, लेकिन आज तक मैंने किसी को फ़ाइन होते हुए देखा नहीं है पर्सनली। क्या पता किसी को हुआ भी हो, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आपको डिस्क्रेशन दे रहा है तो आप उसको यूज़ करें। 100% आपको ये चाहिए कि अगर आप सच एज़ इंपॉर्टेंट थिंग सच एज़ नेम चेंज करा रहे हैं, दैन बीआरपी कार्ड को भी चेंज कराना चाहिए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी हमने डेट ऑफ बर्थ तो मेजर चीज़ है, प्लेस ऑफ बर्थ अक्सर मैं लोगों को मिलता हूँ, पासपोर्ट पे डिफरेंट प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होती है, बीआरपी पे डिफरेंट लिखी होती है, इवन दैट शुड मैच। सो प्लीज़ ये करवा लें, और सिंपल एज दैट, इसमें कोई और ज़रूरत नहीं आपको परेशान होने की। सो थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक सर, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी। एक्चुअली सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि राइट नाउ मैं अभी आपको टीवी पर अपना आंसर नहीं सुन सकती, तो अगर मुझे आप कॉल पर ही आंसर दे रहे हैं तो आई शुड बी थैंकफुल। ठीक है। सर, आई हैव एक्चुअली 2 क्वेरीज। तो जो मेरी पहली क्वेरी है वो ये है कि मुझे यहाँ लंदन में अराउंड मतलब 7 इयर्स हो चुके हैं, और मेरे बेटे को भी यहाँ पे 7 इयर्स हो चुके हैं। और हम लोग जब यहाँ आए थे तो मेरा बेटा उस वक्त 1 साल का था। तो मैंने तकरीबन 7 months ago, बैक इन फरवरी 7th of February 2021 को मैंने अपने बच्चे की स्पेलिंग ईयर बेसिस का फर्दर सबमिशन जो है वो सबमिट करवाई थी, बिकॉज इससे पहले मेरा रिफ्यूज्ड असाइलम था, मेरा रिफ्यूज्ड केस मैनेजमेंट टीम के पास मेरा केस था। ठीक है। तो बजाय न्यू एप्लीकेशन डालने के मैंने खुद से ही विदाउट एनी सॉलिसिटर, आई मीन जस्ट आई seek some help from the solicitor for the documentation, मतलब मैंने अपने बिहाफ पे खुद पर्सनली ईमेल की थी ठीक है। फॉर द सबमिशन टीम को, ठीक है। जिसको कि अब ऑलमोस्ट 8 month होने वाले हैं, और अभी तक मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से। ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे बताएं कि मुझे इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, और सेकेंडली ये पूछना था कि मेरा बेटा यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसको फिर भी कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर 7 इयर्स से अब मोर देन 7 इयर्स हो चुके हैं यहाँ, तो क्या वो इस रूट पर एलिजिबल है कि नहीं? ओके, थैंक यू। मैं आपको अभी भी बात बता देता हूँ, एलिजिबल बिल्कुल है, लेकिन जब आपने फ्रेश क्लेम डाला था तो मैं 2 चीज़ें सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक, जब आपने 8 महीने पहले फ्रेश क्लेम डाला था, क्या उस वक्त बच्चे को इस मुल्क में 7 साल हो चुके थे? हाँ जी बिल्कुल। ओके, और सेकंड मेरा सवाल ये है, नो प्रॉब्लम मैम, सेकंड मेरा सवाल ये है कि जब आपने फ्रेश क्लेम डाला था आपने एक फॉर्म भरा था, बिकॉज फ्रेश क्लेम का एक फॉर्म होता है जो भरना होता है, और उस फॉर्म के साथ फ्रेश क्लेम जमा करते हैं, तो आपने वो फॉर्म भरा था? सर, फ्रेश क्लेम नहीं किया मेरा, मैंने पहले बताया था कि मेरी ऑलरेडी फर्दर सबमिशंस चल रही थी फर्दर सबमिशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर के बेस पर मैंने हर दफ़ा जब डालना पड़ता है आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आपने फॉर्म भरा था?
जी सारा कुछ किया था, फॉर्म भी फिलअप किया था। अभी 7 months ago आपने फॉर्म भरा था? फ्रेश एविडेंसेस भी दिए थे उनका होम ऑफिस का। सब इतना जवाब देते आपने 7 months ago फॉर्म भरा था मैम? सॉरी 7 months ago फॉर्म भरा था आपने? 7 months ago सर मैंने फॉर्म भी भरा था और मुझे उनका एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आ गया है। अभी रिसेंटली मेरा जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस आई है वो मुझे आई है 6 सितंबर को, जिस पर कि उन्होंने कहा है कि मेरा केस जो है वो रिफ्यूज केस मैनेजमेंट टीम के पास है और उसके ऊपर अभी तक कोई भी डिसीजन या कुछ भी अपडेट हमारे पास नहीं आई और ना ही हम आपको टाइम स्केल दे सकते हैं। फिर आप सिर्फ आराम से मैम वेट कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। इट सीम्स आपका केस बिल्कुल जमा हुआ है और आप प्लीज़ बस पेशेंटली वेट कर लें। नॉर्मली ये होता है मैम कि 8 to 9 months के अंदर वो जवाब दे देते हैं, तो अगर 7 months ऑलरेडी हो चुके हैं तो आई एम प्रिटी सर्टन के या श्योर कि अगले 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो प्लीज़ इन द 7th of October it will be I mean complete 8 months। ठीक है, ओके मैम। आप फिर एक काम कीजिएगा, अगर 8 months 7 अक्टूबर को हो जाते हैं मैम, तो फिर प्लीज़ आप अपने एमपी से रब्ता करें और उनको बोलें कि जी मुझे 8 months हो गए हैं, मैं बच्चे के साथ हूँ, आई हैव बीन विदाउट अ वीज़ा, प्लीज़ अगर आप परस्यू करें होम ऑफिस को कि मेरा डिसीजन दे दें मैम, एंड दैट विल बी फाइन। बिल्कुल उसकी फ़िक्र ना करें। और थैंक यू सो मच। अब मुझे अब कान में बताया जाता है कि तारिक भाई हमारा शो ख़त्म होने को आया है। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन ऑन टू द शो। एक इम्पॉर्टेंट बात कि नेक्स्ट वेडनेसडे आई एम नॉट अवेलेबल, तो नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा शो नहीं होगा, लेकिन उससे अगले वेडनेसडे इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड, आई विल बी बैक। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि ड्यूरिंग द वीक कोई मैं 1-2 वीडियोज़ बना लूँ चैनल पे विच यू कैन देन सी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। आप जो लव एंड सपोर्ट देते हैं इस शो को, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात फोर्टनाइट बात होगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक आई विल नॉट बी हियर। सो अल्लाह हाफिज़।